जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम सब EVS के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है परिवार एवं मित्र, इसको हम सब कवर करेंगे। यह क्लास आपकी पूर्णतः थ्योरी क्लास है। हम सब सबसे पहले थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में हम सब इसी थ्योरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। यह आपकी यह पहली क्लास है। इसके पहले हम सब CDP क्लास कंटिन्यूस चल रही है। आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं CDP की क्लासें आप सबके लिए डेली उपलब्ध कराई जा रही हैं। दोस्तों, जो आपका सीटेट एग्ज़ाम होता है वह एक सेंट्रल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर सीटेट आपका सेंट्रल लेवल का टेस्ट है तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बुक सेंट्रल लेवल पे चलती है। आपकी जो सेंट्रल लेवल की बुक चलती है वह है आपकी NCERT। इसलिए सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन NCERT से ही पूछे जाते हैं। इसलिए जो क्लासें आप सबको तैयार करके हम सब प्रेजेंट कर रहे हैं, यह क्लासें पूर्णतः NCERT से ही ली गई हैं। NCERT के बेस पे ही तैयार किया गया है सभी क्लासें और सभी टॉपिक, और वही टॉपिक लिया गया है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में साथ 2011 से लेकर 2024 तक, जनवरी 2024 तक जितने भी आपके सीटेट पेपर हुए हैं, सभी पेपर को डेली सॉल्व भी कराया जा रहा है। यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए, सीटेट से संबंधित नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे @YesForStudy1 टाइप करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आपको ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है, थीम और उप थीम पूछता है आपके सीटेट एग्ज़ाम में। अगर आपने इसके पहले सीटेट एग्ज़ाम दिया हो तो जानते होंगे, अगर नहीं दिया हो तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, थीम और उप थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते। हर बार इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। थीम पूछता है या फिर उप थीम पूछता है। एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए, जो थीम और उप थीम है यह आपका विषय वस्तु का सिलेबस भी है। अगर हम शिक्षण को छोड़ दें, जो सिलेबस आपका है यही है। तो मुख्य थीम जो आपका होता है, परिवार मित्र हो गया, भोजन हो गया, आश्रय हो गया, जल हो गया, यात्राएं हो गया, और हम जो सोचते हैं जो करते हैं। ये दोस्तों मुख्य थीम के अंतर्गत आपके 6 मुख्य थीम आते हैं। इसको आप जानते रहिए। इसके बाद आते हैं उप थीम। उप थीम अगर हम सब देखें तो जो आपका परिवार में मित्र जो थीम है, इसी के अंतर्गत आपके उप थीम आते हैं, जिसमें सबसे पहला है संबंध। इसके बाद आते हैं कार्य एवं खेल। इसके बाद हैं पौधे, और हैं दोस्तों पशुएं। तो यह दोस्तों थीम हो गया, मुख्य थीम और आपका उप थीम हो गया। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं परिवार एवं मित्र के टॉपिक पे। सबसे पहले हम सब समझते हैं परिवार कहते किसे हैं। परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं दोस्तों। परिवार को इंग्लिश में फैमिली कहते हैं, लगभग सबको पता है। लेकिन यह जो लैटिन भाषा का फैमिलस शब्द से बना हुआ है दोस्तों, जो फैमिली आपका शब्द है यह लैटिन भाषा के फैमिलस शब्द से बना हुआ है, जिसका संकुचित और व्यापक 2 अर्थ होता है। क्या कितने अर्थ होते हैं दोस्तों? एक संकुचित अर्थों में परिवार का होता है, एक व्यापक अर्थों में परिवार होता है। तो हम समझते हैं, पहले संकुचित अर्थों में समझ लें, क्योंकि संकुचित अर्थों में कहीं देखने को मिलता नहीं है। तो संकुचित अर्थों में हम सब समझते हैं, संकुचित अर्थों में परिवार का तात्पर्य नौकर से होता है दोस्तों। किससे होता है? नौकर से। अब नौकर की अगर हम सब आपको बताएं तो जहाँ पे बच्चे के पालन पोषण के लिए नौकर रखा जाता है, उसे हम संकुचित अर्थों में परिवार का अर्थ समझते हैं। क्या अपने यहाँ इस प्रकार से परिवार देखने को मिलते हैं जहाँ पे बच्चों को पालने के लिए नौकर रखा जाए? तो नहीं मिलते हैं। इसलिए अपने यहाँ सिर्फ व्यापक अर्थों में परिवार चलता है, जहाँ पर बच्चे को पालन पोषण किया जाता है। यह केवल लैटिन भाषा तक ही सीमित रहा। आपने समझ लिया क्यों सीमित रहा और क्यों अपने यहाँ नहीं चलता है। अब हम व्यापक अर्थों में समझते हैं। व्यापक अर्थों में परिवार एक सामाजिक संस्था है, जिसमें माता पिता, उनके विवाहित अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ इत्यादि जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और अपने अपने उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं।
अब हम व्यापक अर्थों में परिवार समझ रहे हैं, अभी हम परिवार के प्रकार पे नहीं आए हैं कि आप ऐसा ना सोचिए परिवार तो प्रकार होते हैं, एक होता है एकल परिवार, संयुक्त परिवार, इस पे अभी हम सब नहीं आए। अभी हम सब परिवार की परिभाषा समझ रहे हैं, परिवार के अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। परिवार में बालक को सामाजिकरण की शिक्षा प्रदान की जाता है। जो सामाजिकरण की शिक्षा होती है, जैसे चाचा कौन है, पापा कौन है, यह सब की शिक्षा कहाँ पे दिया जाता है, यह परिवार में ही दिया जाता है। और परिवार में बालक का प्रथम गुरु दोस्तों उसकी माँ होती है। परिवार समाज की प्रथम इकाई होता है। जो प्राथमिक संस्था होता है वो आपका परिवार ही होता है, इसको जानते रहे। इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्राथमिक संस्था क्या है, द्वितीयक संस्था क्या है। प्राथमिक संस्था की अगर हम सब बात करें तो जो परिवार होता है, पास पड़ोसी होते हैं, ये आपके प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। जो आपका विद्यालय हो गया, ये आपका द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आता है। इसको हम उदाहरण के जरिए आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। परिभाषा इसकी, जिसके संपर्क में बालक स्वयं से आता है वह प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आते हैं, और जिसके संपर्क में बालक दूसरे के द्वारा लाया जाता है वह द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आते हैं। अब हम समझते हैं मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, परिवार एक ऐसा समूह जो यौन संबंधों पर आधारित है, जो इतना छोटा व अस्थायी है कि उसमें बच्चों की उत्पत्ति में पालन पोषण हो सके। ऐसा किसने कहा था? ऐसा मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। अब हम इलियट एवं मैरेल के अनुसार समझते हैं, परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है दोस्तों। अब विल्स तथा हाइजर के अनुसार अगर हम सब परिवार की परिभाषा समझें तो इनका मानना था, परिवार को संक्षेप में एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके सदस्य रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब यहाँ से चलता है आपका परिवार के प्रकार, समझेंगे हम सब। परिवार के प्रकार की अगर हम सब बात करें तो परिवार के दो प्रकार होते हैं, एक होता है संयुक्त परिवार, एक होता है एकल परिवार। अब हम सबसे पहले समझेंगे संयुक्त परिवार के बारे में। संयुक्त परिवार के बारे में समझेंगे, संयुक्त परिवार के गुण क्या होते हैं, संयुक्त परिवार के दोष क्या होते हैं, एकल परिवार के गुण क्या होते हैं, एकल परिवार के दोष क्या होते हैं, क्या समस्याएं संयुक्त परिवार में होती हैं, क्या समस्याएं एकल परिवार में होती हैं, इन सब के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सब कवर करते हैं संयुक्त परिवार। अगर हम सब संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयुक्त परिवार जहाँ पे सभी परिवार शामिल हों उसे हम संयुक्त परिवार कहेंगे। इसके गुण क्या हैं? संयुक्त परिवार में दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग, जिसमें माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, विवाहित अविवाहित बच्चे इत्यादि जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त परिवार कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है जहाँ पे दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन, शादी हुआ है कि नहीं हुआ, सभी शामिल होते हैं, वह आपका संयुक्त परिवार होता है। अब हम इसके यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे संयुक्त परिवार की परिभाषा बताया है, लेकिन आपको हम गुण बता देते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं, फिर इसके हम दोष क्या होते हैं उसको भी आपको हम बताएंगे। देखिए, इसके अगर हम संयुक्त परिवार के गुण की बात करें तो परिवार जो होता है, जैसे संयुक्त परिवार है, कोई काम लग गया, अगर कोई परिवार आपका फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, उसमें कोई काम लग जाता है तो सभी लोग मिलकर एक एक काम कर लेंगे, सभी काम समय से ख़त्म हो जाता है। ये संयुक्त परिवार का फ़ायदा हो गया। कहीं भी समस्याएं हो गई, जैसे कोई पारिवारिक आपदा आ गई तो बहुत सारे लोग होते हैं तो कुछ न कुछ हैंडल कर लेते हैं, परिवार संभल जाता है। लेकिन जब एकल परिवार होता तो वहाँ नहीं होता। अभी हम सब सिर्फ संयुक्त परिवार के फ़ायदे की बात कर रहे हैं, तो फ़ायदा यही होता है कि संयुक्त परिवार में कोई काम, बड़ा काम भी बहुत आसानी से होता है। कोई बड़ा सामान खरीदना है, ज़्यादा पैसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा सब दे देते हैं तो फिर बहुत अच्छे से वह काम हो जाता है। तो ये संयुक्त परिवार के फ़ायदे हो गए। अब हम इसके दोष की बात करते हैं। अगर जिसका फ़ायदा है तो उसका दोष भी होगा। अब दोष हम समझते हैं, व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का समुचित अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता। कहने का तात्पर्य है, अगर संयुक्त परिवार में आप हैं, आप अलग कुछ करना चाहते हैं, अलग सोचते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे आपका विकास बाधित हो सकता है। ऐसा इसलिए कि जो वहाँ पे गार्जियन होता है सिर्फ आपको ही नहीं देखेगा, उसके साथ उसके और जो परिवार हैं सबको साथ में लेकर चलना होता है। ये फ़ायदे होते हैं। आपकी जो प्रतिभा होती है वह दब जाती है। यह दोस्तों संयुक्त परिवार के दोष हो गए। इसमें कलह का संघर्ष संभावना अधिक होती है। जाहिर सी बात है, कलह ज़्यादा होता है। जब बड़ा फैमिली है, खाना कौन बनाएगा, खाना सामान कौन लाना है, ये सब कलह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं संयुक्त परिवार में।
आवश्यकता पूरी होते रहने से अधिकांश सदस्य आलसी हो जाते हैं। यह चीज़ बहुत देखने को मिलता है दोस्तों। अब इसमें मान लीजिए 10 सदस्य हैं, 8 सदस्य कमा रहे हैं, अब 2 सदस्य नहीं कमा रहे हैं, ऐसा होगा। अब वो क्यों कमाए? उनको बना बनाया खाना मिल रहा है, काम नहीं करना पड़ रहा है, पैसा मिल रहा है, तो फिर यह चीज़ देखने को मिलता है। सदस्य आलसी हो जाते हैं, काम करना ही नहीं चाहते जब उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड हो जाती है। अब इसके हम एकल परिवार की बात करते हैं। एकल परिवार वह होता है, यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, दोस्तों माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जो एक साथ रहते हों, एकल परिवार कहलाते हैं। एकल परिवार आपने समझ लिया, जिसमें माता पिता हों और उनके अविवाहित बच्चे हों। दोस्तों अगर शादी हो गया तो वह एकल परिवार नहीं कहलाएगा, वह संयुक्त परिवार कहलाएगा। जब तक शादी नहीं हुआ रहता वह एकल परिवार कहलाएगा। अब इसमें कुछ लोग पूछते हैं, जैसे कहेंगे अगर लड़की है उसकी शादी हो गई तो क्या यह एकल परिवार रह जाएगा कि संयुक्त परिवार हो जाएगा? दोस्तों जो लड़की होती है अगर उसकी शादी हो गई, वहाँ पे चली गई, तो दोस्तों वो तो जहाँ पे गई हो वहाँ पे परिवार उसका एकल परिवार संयुक्त परिवार बन जाएगा। तो आपका तो यह तो एकल ही परिवार रहेगा, इसको आप जानते रहिए। अब हम एकल परिवार के गुण समझते हैं। व्यक्तित्व स्वतंत्रता विकास का समुचित अवसर उपलब्ध होता है। कहने का तात्पर्य है इसमें विकास स्वतंत्र होता है, जो कहना है, जो लेना है, जो खाना है, हर चीज़ वह स्वतंत्र रूप से कर सकता है। इसमें कलह की संभावना कम पाई जाती है। जाहिर सी बात है, 2 लोग हैं तो कलह कहाँ से होगा? कलह होगा नहीं ज़्यादा। गृह संचालन में स्वतंत्रता पाई जाती है। वही चीज़ घर को हमको कैसे रखना है, कैसे चलाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हर चीज़ हम स्वतंत्र होते हैं एकल परिवार में। पारिवारिक कलह नहीं होती, इसमें कलह नहीं होती, जिससे कि आपको हम बता दिए। एकल परिवार के अब दोष समझते हैं। अब इसके फायदे तो दोष भी तो होगा। शिशुओं की देखभाल की समस्या पाई जाती है। ये समस्या दोस्तों एकल परिवार में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि आप अकेले हैं, खाना बना रहे हैं, अब खाना बना रहे हैं, बच्चों के देखो खाना बनाएं, कैसे करें, बहुत समस्या हो जाती है। जैसे पति है वह ड्यूटी चला गया, अब आप अकेले बची हैं, अब आप खाना बनाएं, उसको देख के काम करें, बच्चे को देखभाल, समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं एकल परिवार में। संकट के समय दयनीय स्थिति हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई समस्या आपके परिवार पे आ जाती है, उस समय बहुत दयनीय स्थिति आपकी हो जाती है। बुजुर्गों को ज्ञान एवं उपदेश का अभाव होता है। और एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में फ़ायदा होता है कि वहाँ पे बुजुर्गों का ज्ञान बहुत अच्छे से बच्चों को मिल जाता है। कहानी कविता से वह बहुत कुछ सामाजिक शिक्षा सीख जाते हैं बालक। लेकिन यहाँ पे बुजुर्गों का ज्ञान मिल नहीं पाता, इसका अभाव रहता है। अब परिवार के कार्य हम समझते हैं, कौन से कार्य हर परिवार को करना चाहिए और कौन से कार्य परिवार को नहीं करने चाहिए, या फिर हम समझेंगे माइकाइवर है पेज के अनुसार। सबसे पहले समझेंगे आवश्यक कार्य, उसके बाद समझेंगे अनावश्यक कार्य। आवश्यक कार्य में समझेंगे शैक्षणिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, लैंगिक व्यवस्था। इसके बाद अनावश्यक में मनोरंजन के साधन की व्यवस्था। इसको एक एक पॉइंट को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आवश्यक कार्य को हम सब समझेंगे। आवश्यक कार्य से तात्पर्य उन कार्यों से होता है जो प्रत्येक परिवार को निश्चित रूप से करना चाहिए। आवश्यक कार्य वह कार्य है जो हर परिवार को करना ही चाहिए। जैसे आवश्यक कार्य के अंतर्गत हम समझते हैं, पहला है शैक्षणिक व्यवस्था। अब शैक्षणिक व्यवस्था की बात करें तो यह हर परिवार का दायित्व होता है बालक को शिक्षा उपलब्ध कराना। हमारे परिवार में पल बढ़ रहे हैं बालकों को उचित शिक्षा की व्यवस्था करना शैक्षिक व्यवस्था कहलाता है। आर्थिक व्यवस्था की अगर हम सब बात करें, प्रत्येक परिवार का यह आवश्यक कार्य है कि वह परिवार के सदस्यों को पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी, शरीर ढकने के लिए कपड़े और सर के ऊपर छत की व्यवस्था करना आर्थिक व्यवस्था कहलाता है। कहने का तात्पर्य खाने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, कपड़े की व्यवस्था करना, यह आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। लैंगिक व्यवस्था की अगर हम सब बात करें, प्रत्येक परिवार का यह आवश्यक कार्य है कि वह विवाह नामक उत्सव का आयोजन समाज की स्वीकृति ढंग से करें, जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या में संतुलन बना रहे और समाज में समायोजन स्थिर रहे। इसे लैंगिक व्यवस्था कहते हैं। अब हम अनावश्यक कार्य को समझते हैं। अनावश्यक कार्य कौन से होते हैं? जैसे नाम ही से स्पष्ट हो रहा है, अनावश्यक कार्य आवश्यक नहीं है। अगर आपके पास बजट है तो करिए, बजट नहीं है तो मत करिए। माइकाइवर पेज ने बताया कि
परिवार को मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार कर पाता है। इसे अनावश्यक कार्य को में वर्गीकृत किया गया है। कहने का तात्पर्य है बालक को मनोरंजन की व्यवस्था उपलब्ध कराना। अनावश्यक कार्य आपके पास व्यवस्था है तो कर दीजिए, नहीं है तो नहीं करेंगे तब भी चलेगा। इसके बाद हम समझते हैं पारिवारिक वृक्ष की बात करते हैं। अब पारिवारिक वृक्ष अगर हम सब बात करें तो परिवार को वृक्ष की भांति दिखाना क्या कहलाता है? पारिवारिक वृक्ष कहलाता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे चित्र में किस प्रकार से ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गए, उसके नीचे सभी लोग ज्वाइन हैं। यही आपका फैमिली ट्री है। परिवार को वृक्ष की भांति दर्शाना ही क्या कहलाता है? पारिवारिक वृक्ष कहलाता है। अब हम मित्र की बात समझते हैं। मित्र कहते किसे हैं? जो बालक के कार्यों में सहयोग करे और बालक के साथ खेल की क्रिया संपादित करता है वह उसका मित्र कहलाता है। अब मित्र के बीच बने आपसी संबंध को मित्रता कहते हैं। मित्र और मित्रता में आप अंतर समझ गए होंगे। अब हम मित्र के प्रकार समझेंगे। मित्र कितने प्रकार के होते हैं और आप भी आकलन करिए आपका मित्र आपसे किस प्रकार से मित्रता रखता है। सबसे पहले उपयोगिता की मित्रता। उपयोगिता के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि उपयोगिता की मित्रता, जहाँ सिर्फ उपयोग के लिए मित्रता रखी जाए। आनंद की मित्रता, सच्ची मित्रता। एक एक मित्रता के बारे में हम सब अच्छे से पढ़ेंगे। पहले उपयोगी की मित्रता समझते हैं। कह रहे हैं कि यह वह मित्रता का प्रकार है जिसमें बालक सहयोग करने पर, काम में आने पर संबंध को बरकरार रखता है और नकारात्मक होने पर उसे समाप्त कर देता है। कहने का तात्पर्य जैसे अभी विद्यालय में दो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बालक से पेन मांगा, पेन दे दीजिए, पेन भाई एक बालक ने उसे पेन दे दिया और उसने लिखा। फिर कल जो है दूसरे बालक से पेन मांगा कि आज तुम पेन दे दो। अगर यह बालक पेन नहीं दिया तो क्या करे? यह मित्रता रखेगा? यह मित्रता तोड़ देगा, क्योंकि हमने तुमको पेन दिया था और तुम हमको काम लगा तो हमको पेन नहीं दिया। यह दोस्तों उपयोगी मित्रता कहलाता है। उपयोग आने पर मित्रता रखें और उपयोग नहीं आने पर मित्रता तोड़ दें। अब आनंद की मित्रता की बात करें तो यह दोस्तों यह मित्रता का वह प्रकार है जिसमें बालक केवल आनंद तक ही अपने आप को सीमित रखता है। यह संबंध का निर्माण किया रहता है। आनंद की अगर हम सब बात करें तो जहाँ पर इंटरेस्ट के लिए मित्रता रखी जाए। जैसे अभी आप कहीं पे जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, बाइक से सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में ठंडी लग रही है, आपने बाइक को रोका और कहीं चाय की टपरी पे अपने चाय पीने लगे। फिर वहाँ पे 4 लोग बैठे थे, बात होने लगी और आपने बात करना शुरू कर दिया, अपनी बातें बताने लगे, उनकी बातें बताने लगे। आपने आधे घंटे तक चाय पिया और अपनी बातों को व्यक्त किया, वो भी अपनी बातों को व्यक्त किया। एक प्रकार से मित्रता का संबंध वहाँ व्यतीत हुआ, मित्रता का संबंध वहाँ पे जुड़ा, लेकिन आपको तुरंत काम आ गया, हमको यहाँ से जाना है आगे, हमको तुरंत आपने बाइक चालू किया, आपने चले गए। तो अब यहाँ पे क्या हो गई? वहाँ पे सिर्फ आनंद के लिए आपने मित्रता कायम रखी। आप उन दोनों को आप वहाँ पे जितने लोग थे किसी को जान नहीं रहे थे, लेकिन आपने सिर्फ आनंद के लिए वहाँ पे बात किया, आनंद के लिए मित्रता बनाई, आप वहाँ से चले गए, आपकी मित्रता वहीं पे समाप्त हो गई। ऐसी मित्रता को हम आनंद की मित्रता की श्रेणी में रखते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं सच्ची मित्रता। सच्ची मित्रता आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हो। यह मित्रता का वह प्रकार है जिसमें बालक अपने मित्र पर अटूट विश्वास रखता है। बालक प्रत्येक प्रकार के अनुभवों को साझा भी करता है। कहने का तात्पर्य है कोई भी परिस्थिति हो जाए जहाँ पे बालक मित्रता ना टूटे, वही आपकी सच्ची मित्रता कहलाती है। अब हम संबंध की बात करते हैं। संबंध से भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। संबंध वह बुनियाद होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर, विवाह के आधार पर, रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संबंध की बात कर रहे हैं, इसमें भावनाओं के आधार पर भी जुड़े होते हैं, विवाह के आधार पर भी और रक्त के आधार पर भी जुड़े होते हैं। अब हम संबंध के प्रकार समझते हैं। संबंध कितने प्रकार से होते हैं? एक होता है समरक्त संबंध, एक होता है वैवाहिक संबंध। जैसे अगर जिसका वैवाहिक संबंध होता है, वैवाहिक जैसे कोई शादी करता है, पति पत्नी, क्या उनका समरक्त होता है? समरक्त नहीं होता है। और भाई बहन उनका समरक्त होता है। इसको आप जानते रहिए। इसको एक एक पॉइंट को हम समझते हैं आगे। यहाँ पे आप चित्र देख रहे होंगे, यहाँ पे भाई भाई हो गए और यहाँ पे पति पत्नी हो गए। पति पत्नी जो होते हैं समरक्त नहीं होते हैं, लेकिन भाई बहन समरक्त होते हैं। अब समरक्त की हम सब बात करें, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं?
कह रहे हैं जहाँ पर संबंध का निर्माण रक्त के आधार पर होता है उसे हम समरक्त संबंध कहते हैं। जैसे भाई भाई, भाई बहन, यह सब आपके समरक्त के अंतर्गत आते हैं। जैसे पिता बेटा, माँ बेटी, भाई भाई। अब है भाई बहन, इसके बाद है वैवाहिक संबंध। अब वैवाहिक संबंध की अगर हम सब बात करें जिसमें दो या दो से अधिक लोग विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वैवाहिक संबंध कहलाता है। जैसे पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, यह सब वैवाहिक संबंध से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ पे हम सब परिवार एवं मित्र के टॉपिक को कवर किया। अब इससे संबंधित, इससे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उन सबको भी हम सब देख लेते हैं। अलका के घर में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन सब एक साथ रहते हैं। अलका का परिवार कैसा है? क्या वह संयुक्त परिवार है, क्या एकल परिवार है, या फिर दोनों है, या फिर उपरोक्त से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, संयुक्त परिवार इसे कहा जाएगा। निम्नलिखित में से किसी परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा? दादा दादी, ससुराल वाले, माता पिता, या फिर मित्र? तो राइट आंसर इसका मित्र हो जाएगा। परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते। फिर लास्ट है, एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का परिवार एक महिला को एक से अधिक पुरुषों से विवाह करने की अनुमति देता है? दोस्तों यह थोड़ा एक्सेप्शन है, इसको जानते रहिए कि एक ऐसा परिवार होता है जहाँ पर महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से विवाह करने की अनुमति देता है। पहला है विस्तारित परिवार, सेकंड है बहुपत्नी परिवार, थर्ड है एक पत्नी परिवार, फिर लास्ट है बहुपति परिवार। तो राइट आंसर इसका डी होगा, बहुपतित्व परिवार। यह ऐसा परिवार है दोस्तों, बहुत कम बचे हुए हैं, बहुत रेयर चांस में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे अनुमति होती है कि एक महिला एक से ज़्यादा पुरुषों से शादी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है दोस्तों, क्या है? गोत्र है, वंश है, परिवार है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सामाजिक संरचना की जो केंद्रीय इकाई होती है वह परिवार होती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज हम सब जो आपके परिवार ये मित्र टॉपिक है उसको कवर किए। यह टॉपिक आपके सीटेट के पॉइंट भी से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब इसी के साथ यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।